हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इनकम मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले वाली मेथड में हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ी थी। अब हम इनकम मेथड पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 4.7। राइट, दिस इज वन ऑफ द मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। हम एक मेथड पढ़ चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड जो है वो नेशनल इनकम मेजर करता है, ठीक है, फैक्टर इनकम से। मतलब जब हम फैक्टर इनकम से नेशनल इनकम निकालते हैं तो इट इज़ नोन, फैक्टर इनकम से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो हम किससे निकालते हैं? इनकम मेथड से। इस मेथड में इनकम रिसीव्ड बाय ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारे कंट्री के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनसे जो भी हमें इनकम रिसीव हो रही है बाय डूइंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द होल ईयर, उन सबको ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में। इस मेथड के अकॉर्डिंग सारी इनकम जो कि वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इन सब को ऐड करके नेशनल इनकम निकाला जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, अब हम ये पढ़ेंगे। बट हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि इनकम मेथड से जो हम फैक्टर इनकम ऐड करके निकालेंगे दैट विल बी एनडीपीएफसी। वैल्यू एडेड से हम जो निकालते थे वो आता था जीडीपीएमपी, पर इनकम मेथड से हम जो भी निकालेंगे वो आएगा एनडीपीएफसी। राइट, फर्स्ट हम देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या? अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर डूइंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वो क्या चीज़ें आती है? तो वो चीज़ आती है कि कितना अमाउंट एम्प्लॉय को पे किया गया है, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय को पे किया है एम्प्लॉयर ने फॉर डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो वेजेस और सैलरी कैश में दी गई है, जिसमें सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, ये सब कुछ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूडेड होता है। राइट, तो पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पहला वाला जो एलिमेंट था वो था वेजेस एंड सैलरी इन कैश। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक है, तो इसमें सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कैसे रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देना। तो ये सारे वेजेस और सैलरीज इन काइंड है, तो ये भी हमारे नेशनल इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हेड में इंक्लूडेड होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अगर एम्प्लॉयर ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होगा। जैसे क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लेबर वेलफेयर फंड्स, ठीक है, क्या पीएफ में कंट्रीब्यूट करा है, ग्रेचुटी में किया है, तो ये सब कुछ भी हमारे नेशनल इनकम में यूज होगा। नेक्स्ट आता है रेंट और रॉयल्टी। तो रेंट हमारी नेशनल इनकम का वो पार्ट है जो कि कैसे अराइज होता है? फ्रॉम द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब अगर आप किसी लैंड और बिल्डिंग के ऑनर हो तो उससे अगर आपको जो रेंट आ रहा है वो होता है रेंट। ठीक है, रेंट दोनों टाइप के इंक्लूडेड होंगे नेशनल इनकम में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, उसका भी मार्केट वैल्यू निकाल कर उसकी भी रेंट इंक्लूड होगी, एज वेल एज एक्चुअल रेंट जो आपने रेंट लेट आउट कर रखी है वो भी इंक्लूड होगी। रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब अगर आप कोई लीज पे दे रहे हो कोई एसेट तो उससे जो रॉयल्टी आ रही है वो भी इंक्लूडेड होगी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट में क्या आता है? तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम लैंडिंग फंड्स। ठीक है, अगर हमने फंड्स को लैंड किया है और उससे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी इंक्लूडेड होगा, बट ओनली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। अगर बिना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कोई लोन लिया गया है, कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लिया गया है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड टू द इंटरप्रेन्योर फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उन्होंने जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें, उसकी वजह से जो गेन उनको जो मिलता है, जो उनको प्रॉफिट मिलता है, जो उनको रिवॉर्ड मिलता है, उसे बोला जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो होता है, राइट, प्रॉफिट जो होता है वो अर्न करता है इंटरप्राइज 3 पर्पस के लिए। ठीक है, आर यूज फॉर 3 पर्पसेज, उनको 3 पर्पसेज में यूज किया जाता है। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स जो कि इंटरप्राइज पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, काय में से जो वो प्रॉफिट अर्न करता है, जिसे प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी बोला जाता है। राइट, तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि शेयर होल्डर को पे किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ
एक्चुअल शेयर्स दे आर होल्डिंग। नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि उन्होंने रिजर्व के लिए रख रखा है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उसमें वो पैसा लगा देंगे, राइट। तो प्रॉफिट में 3 चीज़ें इंक्लूड हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। अब देखो इंक्लूडेड ऐसे के क्या मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ में तीनों चीज़ें दी होगी तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट इंक्लूड कर देंगे, राइट। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। वैसे ही हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 चीज़ ली थी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट। अब अगर उसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो हम ये तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑलरेडी ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है, राइट। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की जब बात आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है मिक्स इनकम। तो ये इनकम जनरेट हुई है बाय ऑन अकाउंट वर्कर्स, मतलब अपने घर पे ही काम करने पर, अपने घर के ही फार्म में काम करने पर जो इनकम जनरेट हो रही है, दिस इज नोन एज, दिस विल बी इंक्लूडेड इन मिक्स्ड इनकम। तो अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दिया जाता है तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, राइट। अब हम देखते हैं क्या, तो इसने देखो इससे निकलेगा क्या, पहले बताया था इससे निकलेगा एनडीपीएफसी। इसमें क्या क्या लिया इसने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑफ मिक्स्ड इनकम। इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट एंड रॉयल्टी तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। अब इनकम मेथड की स्टेप्स की बने कि किस तरीके से निकालते हैं, तो स्टेप 1 में देखें तो हम क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना है प्रोडक्शन यूनिट्स को, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड करना है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, फैक्टर इनकम निकालना है। फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम सबको प्लस कर देंगे। वो सब कुछ प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी, उसमें मिक्स्ड इनकम भी प्लस करेंगे, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी, उस एनडीपीएफसी को हमको एनएनपीएफसी बनाना है, मतलब डी को एन में बनाना है, मतलब अगर हम उसमें एनएफआई प्लस कर देंगे तो वी विल बी एबल टू गेट नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी। तो इस तरीके से, इस स्टेप से हम लोग इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इनकम मेथड के, अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सी दिस प्रिकॉशंस, पहला है ट्रांसफ़र इनकम। पहला क्या है कि ट्रांसफ़र इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ़र इनकम मतलब क्या, जैसे अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आपने उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं किया है, आपको कोई डोनेशन मिला है तो उसके बदले आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की, अगर आपको चैरिटी में इससे पैसा आया है, ओल्ड एज पेंशन मिली है, तो इन सब में आपने क्योंकि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, इस वजह से इन्हें ट्रांसफ़र इनकम बोला जाता है। ट्रांसफ़र इनकम मतलब क्या, आपने उसके बदले कोई काम नहीं किया है। तो ऑलवेज जो भी ट्रांसफ़र इनकम होगी वो हम इनकम मेथड में हमारे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज यूज़ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो कि जनरेट होगी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, है ना। वो इनकम जो कि हमको सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने में आ रही है वो भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब वो ओरिजिनली खरीदा गया था तब वो एक बार हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका था, अब अगर वापस किया तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, इस वजह से ये भी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट देते हैं इनकम फ्रॉम शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इट्स जस्ट अ पेपर जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल असेट को परचेज करते हैं और टाइटल चेंज करते हैं, इसमें हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स ये सब भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स मतलब क्या, एकदम से कोई लॉटरी खुल गई, एकदम से तुम कहीं जीत गए, ठीक है, तो ये बस सब चीज़ें भी इंक्लूड नहीं होगी हमारे इनकम मेथड के नेशनल इनकम में। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सिंगल वे ट्रांजैक्शन। सिंगल वे ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब क्या, अगर उसका खुद का घर है, ठीक है, अगर उसका खुद का
कोई ऑफिस है ना, और उस पर अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो उसकी कॉस्ट इंक्लूड होगी, राइट। तो ये इंक्लूड होगा। नाउ पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग, अगर आपने पास सेविंग आपकी पड़ी हुई है और उससे अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। जैसे गिफ्ट टैक्स आया, इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है, इसका अगर आपने पेमेंट किया आपकी पास सेविंग से तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो आज हमने इनकम मेथड पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। ओके, बाय।